अरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। जैसा कि कल हम टेस्ट सीरीज का नंबर 8 किए थे, आज टेस्ट सीरीज 9 देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अनुच्छेद 74(1), ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें इस अनुच्छेद के तहत यही बोला गया है कि एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके राय से या सलाह से जो राष्ट्रपति है वो कार्य करेंगे। चलिए अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल 74(2) में, तो उसमें क्या बोला गया कि न्यायालय में जो जांच नहीं की जाएगी, अगर जो कोई भी प्रश्न होगा उसके न्यायालय में जांच नहीं होगी, और मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी है तो क्या दी है, ये मतलब किसी से कोई पूछने उछने की जांच नहीं किया जाएगा। चलिए, और अगर बात करें 75 का, तो 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस आधार के प्रति संरक्षण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शोषण के विरुद्ध, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। ये आर्टिकल 24 में है, अनुच्छेद 24 में है। इसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको संकट में जो भी काम है उसमें नहीं लगाया जा सकता, और ये भाग 3 है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक ये आता है। और अगर बात करें तो भारत के संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था 1978 में 44वें संविधान संशोधन में से हटा दिया गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद यानी कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। तो ये फ्रेंड्स अमेरिका से, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो सर विश्वेश्वरैया योजना था 1934 में औद्योगिकरण पर बल दिया तथा राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। और एक और बात समझ लें कि जो भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा थी वो सर विश्वेश्वरैया द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी, उसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इनके पुस्तक का नाम याद रखेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। ठीक है ना, यानी कि सब्सिडी की अगर बात करें तो ये व्यवस्था कौन करता है फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग। देखिए राज्य का है पंचायती राज, तो राज्य वित्त आयोग ही करता है इसका। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो देखिए अगर बात करें ऐसा, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू हो गया था और नए चुनाव भी हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। और अगर बात करें कि सर्वप्रथम ये जो योजना आयोग है ये 1972 में 5वीं योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया था, और इसका आधार जो था रोजगार को प्रधानता इसमें दिया गया था। तो इसी योजना की अवधि में देश में आपातकाल लगा था, तो 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक लागू रहा था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका 5वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अब देखिए इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैडम जो कामा थी, भीखाजी कामा, ये पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेश में तिरंगा फहराया था। स्टूटगार्ट फ्रेंड्स जर्मनी में है, और डेट आपको याद रखना 1907 में। ठीक है, 1907 में इन्होंने झंडा फहराया था। और एक और महिला है अरुणा आशफ अली, तो अरुणा आशफ अली का भी नाम आपको ध्यान रखना है। इनको वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम संपूर्ण देश में मनाया गया था। और इसी कारण से क्या करते हैं लोग, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सभापति होते हैं, देखिए राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स। कौन से होते हैं, कौन होते हैं,
उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका जो कार्यकाल देखिए, अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है तो उनका कार्यकाल तो 5 साल का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1893, ठीक है, सॉरी 1993। ये डेट, एग्जैक्ट डेट अगर बात करें तो ये 12 अक्टूबर 1993। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993। और एक और है रोजगार आश्वासन योजना, तो ये भी 1993 में प्रारंभ हुआ था। अब विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े राज्य एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जो इसका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स बांग्ला ही है। अगर बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा की बात करें तो बांग्ला है। और बांग्लादेश की अगर राजधानी तो वो ढाका है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, और जो कि करीबन 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे देश से ही होकर जाती है, जिसको वहाँ पे जमुना कहा जाता है, और गंगा से मिलने वाला संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो राष्ट्रीय फूल यानी कि वाटर लिली है, और इसको 1971 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में पंचायती राज के 3 स्तर है, एक ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर कौन होते हैं? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। और इसमें और भी आपको यह ध्यान रखना है कि बिहार पंचायत और जो राज अधिनियम है 2006 के तहत प्राय प्रत्येक प्रखंड के लिए पंचायत समिति का प्रावधान किया गया था, और इसकी जो कार्यावधि होती है, समय होता है 5 साल के लिए होता है। और पंचायत समिति की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं उनको प्रमुख कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये सब फैक्ट भी, एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो ये फ्रेंड देखिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी कौन सा जिला जो सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है? तो नासिक जिला, आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर भारत में हम नारियल का बात करें तो उसमें केरल पहले पे आता है, छोटी इलायची में भी केरल ही आता है। भारत में सब्जी का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में सिंचाई तालाब से अगर अच्छी सिंचाई की बात की जाए तो तमिलनाडु। और चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम में करता है, और अगर अच्छे क्वालिटी की चाय की बात की जाए तो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। भारत में रबर का जो सबसे अधिक उत्पादन केरल करता है, और अगर बॉक्साइट का उत्पादन तो ओडिशा राज्य करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? देखिए हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें जो लोग हैं ना वो कांस्य युगीन लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी है, और हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। और अगर हम बात करें कि जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो कार्बन डेटिंग ये 2350 से लेकर 1750 बीसी की मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहली पुरानी शहर थी, खोजी गई जाने वाली शहर वो हड़प्पा थी, और इसके जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी थे। 1921 में इसका खोज किया गया था, और 1922 में मोहनजोदड़ो का किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। और इसमें अगर बात करें तो भारत में द्वितीय जो शहरीकरण है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी यानी कि गंगा घाटी से प्रारंभ हुआ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? देखिए अगर बौद्ध कला के प्रसिद्ध केंद्र का बात करें तो वो अमरावती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अमरावती स्तूप जो है वो सातवाहन काल में बनाया गया था, और अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि जो इसका ऊपरी आवरण है वो मार्बल का बना हुआ है। और सांची का स्तूप तो जानते होंगे आप, अशोक द्वारा बनाया हुआ है, और ये सांची में ही है जो कि मध्य प्रदेश में है। और श्रावस्ती जो इसमें ऑप्शन है, इसमें बुद्ध ने जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे तो वो श्रावस्ती में ही दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो इनसे प्राप्त होती है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर महरौली अभिलेख का बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की इससे जो संबंधित जानकारी है वो प्राप्त होती है। अब महरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है, और महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय
अभियान की चर्चा है, जिसमें चंद्रगुप्त दो जिसे चंद्रगुप्त दो ही माना जाता है। महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी रहते थे, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है फ्रेंड्स उपनिषदों के लिए, ठीक है। तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये उपनिषद के लिए किया जाता है, ठीक है। और वेद का अर्थ होता है असीम ज्ञान, जिसका ज्ञान की कोई सीमा ना हो। और उपनिषद का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? निष्ठापूर्वक पास बैठना। इसमें होता क्या था कि जो वेद जब सुनाया जाता था तो लिखने के बाद तो उनके जो शिष्य होते थे उनके पास बैठते थे और उनके बाद वो उपनिषद लिखते थे फ्रेंड, तो वो उनके शिष्यों द्वारा लिखा जाता था, तो उपनिषद। और उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये सब की विस्तृत मतलब उसमें दिया गया है, विवेचना किया गया है। और अगर बात करें कि ये काफ़ी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है फ्रेंड्स वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें अगर आपको 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन को हमको टिक लगाना है। कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये एकदम सही नहीं है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉफी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, जबकि कॉफी बोला जाता है बहुत ऊंचाई, चाय कम, ये भी कोई फैक्ट सही नहीं है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कॉफी के लिए छाया का फैक्टर यानी कि फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स का, ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए जो चाय की खेती है ना, भारत में सबसे पहले 1835 में स्टार्ट हुआ। आपको ये डेट याद रखना है, चाय की खेती सबसे पहले 1835 में स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, तो असम में होता है। और जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है पर भी चाय और कॉफ़ी की खेती किया जाता है। कॉफ़ी एक पीने वाला पदार्थ है, और कॉफ़ी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो कर्नाटक राज्य करता है। और अगर हम विश्व में बात करें तो ब्राज़ील विश्व में पहले नंबर पर है कॉफ़ी उत्पादक में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो फ्रेंड देखिए इनको 12 महीने लग जाते हैं, करीबन 1 साल पूरा समय लगता है। और इसके लिए जो फसल का तापमान है 26 से मतलब 32 के आसपास रहना चाहिए, और बारिश भी चाहिए 75 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा जरूरत है। और भारत को ना गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और दक्षिण भारत के जो गन्ने में मिठास काफ़ी अधिक होती है, और गन्ना से चीनी बनाने के बाद जो शेष भाग से कागज या कूट तैयार कर लिया जाता है, उसको छिलके से। गन्ना से चीनी बनाने में क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ का एल्कोहल उद्योग में भी उसका उपयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और एल्कोहल और पेट्रोलियम में उसका यूज किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें, नहीं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल नहीं है, तो देखिए रबी की फसल नहीं है तो फ्रेंड्स मक्का हो जाएगा। मक्का जो है रबी की फसल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो फ्रेंड्स ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो तराइन का जो युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश से संबंधित था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवाने बंदगान विभाग की भी स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक के बाद पास करीबन 1,80,000 गुलाम था। और सबसे अधिक गुलाम अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर ने युद्धबंदी को दास बनाने पर 1562 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने अगर बात करें तो ये दास प्रथा को बंद ही कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? देखिए ये मैसूर था फ्रेंड्स, मैसूर। आप टीपू सुल्तान के बारे में जानते होंगे। तो इसमें क्या हुआ था, जो मैसूर राज्य था, ठीक है, इसने सहायक संधि करने से बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। सहायक संधि सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार कर लिया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। सहायक संधि के कारण भारतीय जो शासक थे एकदम वो कठपुतली बन गए।
सहायक संधि करने वाले राज्यों का अगर हम बात करें संरक्षण अंग्रेज कंपनी करती थी, और अवध के नवाब सदाकत अली खान जो था 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? देखिए ये था फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट। ये क्या था? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में महात्मा गांधी ने ये इसका विरोध करना शुरू किया। भारत में अगर गांधी जी के प्रथम आंदोलन का बात करें तो वो किसानों को लेकर चंपारण में किया गया था, और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। और होता क्या है कि चौड़ा चौड़ी के कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिए गए। ठीक है, आंदोलन वापस लेने घटना को नेताजी ने राष्ट्रीय दुर्घटना की संज्ञा भी दी थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? फ्रेंड्स ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला जी के नाम पे ये रखा गया है। कल्पना चावला जो कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और एक भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा। देखिए लैंडिंग के बारे में पूछा गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इससे पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन है। ठीक है, इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला ये भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से जो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और इसका पहुंचने का डेट कितना था? 23 अगस्त 2023। तो आप इस दोनों को याद रखेंगे। चलिए लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई। और लैंड कब हुआ? तो 23 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड्स डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अब देखिए डॉक्टर ओम नारायण भार्गव हैं, तो ये भारतीय मूल के प्रोफेसर जो जोइता गुप्ता जो है डच सरकार द्वारा विज्ञान क्षेत्र में WHO सिम्प्रोजा प्राइज सम्मानित किया गया। डॉक्टर MN नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के लिए योगदान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से सम्मानित किया गया। और मई 2023 में प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को कालाजार से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है फ्रेंड 2023। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए 2027 से 30 के मध्य मलेरिया रोग की संख्या 0% करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कालाजार से खत्म करने के लिए तो ऑप्शन सी 2023। और मलेरिया के लिए जो WHO है वो 2030 का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अब देखिए थॉमस कप जो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो आप इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इससे कुछ संबंधित कप, तो देखिए नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब बैडमिंटन संबंधित कप है। और देखिए एक करंट का इसमें कि भारत ने 2023 में ही इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है फ्रेंड्स। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये पहली बार भारत जीता है। बैडमिंटन की सर्वोच्च जो संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, उसकी स्थापना फ्रेंड्स 1934 में हुई थी। 1934 में उसकी स्थापना की गई थी। और बैडमिंटन की जो कोर्ट है ना उसकी लंबाई होती है 44 फीट और चौड़ाई होती है 20 फीट और नेट की ऊंचाई फ्रेंड्स 5 फीट की होती है। तो आप ये सब ध्यान रखेंगे। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड्स किन्हें? ये किया गया था रवि सिन्हा को। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए रॉ का जो प्रमुख है वो रवि सिन्हा, और ये कहाँ के रहने वाले? तो बिहार के भोजपुर जिले से हैं। तो आप इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और तपन कुमार जो डेका है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख हैं। और DRDO के कौन प्रमुख है? अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर विकामत है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? तो ये फ्रेंड्स दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विश्व का सबसे घना मतलब घनी आबादी वाला बोल सकते हैं प्रदेश है। विश्व का जो 36% अधिक आबादी केवल भारत और चीन में रहती है। ये भारत चीन जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में ही आती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या का
भारत में केवल भारत में ही करीबन 17.5% लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना का बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट वाले का नहीं, तो अभी तो और बढ़ गया होगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स देहरादून में। अगर कृषि सर्वेक्षण का बात करें तो दिल्ली, और वन का बात करें तो देहरादून में, ठीक है। अगर आलू अनुसंधान केंद्र का बात करें तो शिमला में, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, राजमुंदरी, और लाख अनुसंधान केंद्र हो जाएगा रांची, और नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, भावनगर। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भू विक्षेपी भवन यानी कि जियोट्रॉपिक विंड्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू विक्षेपी, ठीक है। चलिए अब होता क्या है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो हम उसे भू विक्षेपी पवन कहते हैं, और व्यापारिक पवन स्थायी पवन है, और वायु की गतिशील अवस्था को पवन कहते हैं, और पश्चिम चीन में जो लोयस का मैदान द्वारा निर्मित होता है। और मानसून की खोज अगर बात करें तो ये हिपालस ने 45 एडी में किया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, तो ये होती फ्रेंड्स 111 किलोमीटर। अगर भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर, तो इसके लेखक है B.S. मिन्हास, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है B.S. मिन्हास। द पाथ टू पावर पुस्तक मार्गरेट थैचर लिखी है, और इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइन जो पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिकॉर्डो हैं। और टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक जो है ये M.S. स्वामीनाथन ने लिखी है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम पुस्तक जो है ये गुन्नार मार्डर ने लिखी है, और एशियन ड्रामा ये भी गुन्नार मिर्डर ने लिखी है। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये चार्ल्स डिकिंसन का लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स नॉर्वे के जो खिलाड़ी थे उनके द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करें शतरंज खिलाड़ी में डी मुकेश, जो कि हाल ही में जारी FID का जो रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ आनंद थे। और शतरंज में सबसे कम उम्र के अगर ग्रैंड मास्टर और पहली महिला भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम था कोनेरू हम्पी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे, तो ये हुआ था जयपुर में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होता है जनवरी 2023 में, नागपुर में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और अगस्त 2023 को पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अजय टू योगी, ठीक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अगर इनके पुस्तक की बात करें तो ये कौन है फ्रेंड्स, शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता हो जाएंगे। देखिए अगर बात करें कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। और जो नारायण बाघुल हैं इनके एक पुस्तक लिखे हैं रिफ्लेक्शंस। और हाल ही में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के पाकिस्तानी के जो ऊपर डॉक्टर M.A. हसन द्वारा वॉर एंड वुमन पुस्तक लिखा गया। हाल ही में डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस द्वारा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक लिखा गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें शतरंज में पहली महिला भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो ये कौन थी फ्रेंड्स, ये थी S विजय लक्ष्मी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शतरंज में पहली भारतीय महिला मास्टर जो है वो S विजय लक्ष्मी है। और WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। और कोनेरू हम्पी जो है शतरंज की खिलाड़ी है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये ध्यान रखना जो नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है ये सबसे ज़्यादा रेटिंग अंकों के साथ विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ, जो सूफी संप्रदाय है उसका उद्भव किस धर्म से हुआ है।
तो फ्रेंड्स ये इस्लाम धर्म से हुआ है। सूफी धर्म का जो उद्भव इस्लाम धर्म से हुआ है। और सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। चिश्ती संप्रदाय जो है भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को केंद्र बनाकर अपना संप्रदाय शुरू किया। और हिंदू की भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन की तरह ही थी। दोनों संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो इसमें क्या देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय ये भी विशेषता है, निम्न मृत्यु दर ये भी विशेषता है, उच्च निरक्षरता ये भी विशेषता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ है, ये गुजरात में है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए गुजरात में और आपको क्या मिल जाएगा, गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा। और एक गधा का राष्ट्रीय उद्यान भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, बोरीबिली महाराष्ट्र, अबोहर पंजाब। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो ये फ्रेंड्स नेपाल का, ठीक है, ये नेपाल का है जो दोहरे त्रिभुज की तरह इसका झंडा है। और अगर भारत का बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। और कनाडा का मैपल लीफ। और स्पेन का क्या है, तो ईगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये किया गया फ्रेंड्स आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें शुद्ध दैतवाद तो ये वल्लभाचार्य। और वैष्णव संप्रदाय तो ये रामानुज, ठीक है। और ब्रह्म संप्रदाय तो ये है माधवाचार्य। और बरकरी संप्रदाय ये नामदेव। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा नाम। चलिए बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ। देखिए उड़ीसा अलग होता है फ्रेंड्स 1936 में। और झारखंड कब अलग होता है, 2000 में। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें अगर हम बात करें बिहार बंगाल से कब अलग होता है, तो 1911 में अलग हुआ। और अगर विधिवत मतलब पूरे नियम कानून के साथ तो 1912 में। और उड़ीसा कब अलग होता है, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। 1956 में बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो ये हुआ था फ्रेंड 26 अप्रैल 1858 को। आप इसका डेट याद रखेंगे, 26 अप्रैल 1858। और ये 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, आपको यह ध्यान रखना है। और बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखते थे। और बाबू कुंवर सिंह के जो उनके भाई थे अमर सिंह, कैमूर की पहाड़ियों में नेतृत्व किया और गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी माहिर थे वो। और बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट के साथ लड़ाई लड़ी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो फ्रेंड्स ये बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, ठीक है। देखिए पटना बहावी आंदोलन का जो मुख्य नेता थे उनका नाम था इनायत अली, ठीक है। इनायत अली और बिलायत अली, ठीक है, अली ब्रदर्स जो थे, इनायत अली और बिलायत अली। और बहावी आंदोलन का अंतिम रूप में एल्गिन वन जो था 1863 में सिस्तान के युद्ध में पराजित करके कमजोर कर देता है। और 1850 के दशक में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। अगर बात करें तो ये त्यागराज थे, ठीक है। देखिए त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। और कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति थे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ठीक है। और अगर बात करें पुरंदर दास का तो वो राष्ट्रीय शैली के पिता कहे जाते हैं। और भारतीय संगीत का जो प्राचीनतम स्रोत है वो सामवेद है। और मीराबाई भक्ति काल में श्री कृष्ण की आराधना से जुड़ी हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये फ्रेंड्स शिवहर में। और अगर सबसे कम का बात किया जाए तो कैमूर में, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे हम बता रहे हैं। अभी मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो शिवहर में 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद होगी। देखिए फ्रेंड्स वहाँ से आवाज़ आएगा ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि आवाज़ को या साउंड को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे मीडियम नहीं है, इसके लिए वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं जाएगी किसी को, ठीक है। वहाँ पे कोई वायुमंडल है ही नहीं। और चंद्रमा पर आपको पता होना चाहिए कि जो कोई वस्तु है उसका जो वजन है वो 1/6 हो जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है। और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की कठोरता जो फ्रेंड्स वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है, ठीक है। और जल की जो अस्थायी कठोरता उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। और जल की स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब लवण घुलने के कारण ये स्थायी कठोरता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े कई कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये माया, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट देख लीजिए। जो माया है ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MAYA। तो ये भारत के लिए काफ़ी एक अच्छा कदम होगा। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे अलग हट के कुछ अपने ही देश में विकसित विंडोज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसका नाम माया रखा गया है। तो अगर बात करें इसमें तो देखिए ये भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसका निर्माण जो है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम का एंटी मैलवेयर और एंटी वायरस है, जो कि इसका नाम रखा गया है चक्रव्यूह, ठीक है। स्वाति नामक जो पर्वतीय रडार है वो हाल ही में भारतीय सेना को शामिल किया गया है और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हेरॉन ड्रोन को शामिल किया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है फ्रेंड्स, मिक्सचर है। इसमें बहुत सारे गैस हैं, धूल कण है, वाष्प है, जम्स है, ये सब मिलके क्या बनता है, तो वायु बनता है। तो क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। देखिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन जो है फ्रेंड्स अग्नाशय के एक भाग लैंगरहेंस, ठीक है ना, लैंगरहेंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। और इंसुलिन की खोज जो था वो बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में की थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मधुमेह कहलाती है। और रुधिर जो एक संयोजी उत्तक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा। देखिए अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में दिया है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। देखिए डॉल्फिन स्तनधारी है, बाघ स्तनधारी है, मानव स्तनधारी है, तो मगरमच्छ हो जाएगा फ्रेंड्स। मगरमच्छ जो स्तनधारी नहीं है। देखिए सामान्यतः जो प्राणी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। और स्तनी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। जैसे जो प्रोथेडिडिया है ये अंडे देते हैं, जैसे एडिकना। और एक होता है यूथीरिया जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया। मेटाथीरिया स्तनी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बिंदु चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है अवरक्त किरणों की, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु यानी कि जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है ओजोन परत द्वारा क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। और आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम लोग ओजोन लेयर को किस में नापते हैं, तो डॉप्सन में नापते हैं, ये कल भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए फ्रेंड इसका नाम है अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो यह है CCl3NO2, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। और अश्रु गैस या आंसू गैस, इसको टीयर गैस या इसको अमृत्यु कर हथियार के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और यह गैस आंखों में संपर्क में आती है तो कॉर्निया के जो स्नायु है वो उत्तेजित हो जाते हैं। एक और गैस के बारे में आपको याद रखना है लाफिंग गैस, ठीक है। N2O इसका सूत्र होता है। एक होता है भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, जिसका यूज ना वो परमाणु रिएक्टर वगैरह में मंदक या शीतलक के लिए किया जाता है। तो ये सब फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी चमक कम हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि हम एक उत्तल लेंस लें और किसी वस्तु को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं तब हमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाएगा, प्रतिबिंब साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये तो सही ऑप्शन है। बाकी पढ़ लेते हैं।
पुतली परितालिका को नियंत्रित करती है, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिका होती है। ना फ्रेंड्स, पहला सही हो जाएगा। और जो नेत्र लेंस है ये पुतली के पीछे होती है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, और रेटिना जो है वो रेटिना दृष्टि शिराओं तथा तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। रेटिना पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और वास्तविक और छोटा बनता है। ठीक है, रेटिना का जो वस्तु है प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स ये चाइना रोज, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चाइना रोज को अड़हुल या उड़हुल या जवा कुसुम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका उपयोग त्वचा रोगों की दवा बनाने के लिए, अग्निशमन के रूप में, शीतल पेय या पेट की अम्लता दूर करने के लिए भी किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स मिथोमोग्लोबिन के कारण, मिथोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कथन को पहचानना है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होती है, ये गलत है फ्रेंड्स, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा इसका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जो आयोडीन की कमी है उससे घेघा रोग या गलगंड नामक हीनता जन्य रोग होता है। ठीक है, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और अगर आयोडीन के मुख्य स्रोत का बात करें तो आपको मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि से मिलेगा। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तांबा की कमी से आपको विल्सन रोग होता है, और मिनी माता जो पारे के साथ, ठीक है ना, पारे से होने वाला एक रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है फ्रेंड्स, उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए साबुन और ग्लिसरीन इसमें वसीय अम्लों को पैरामीटिक अम्ल और लियोनिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा +5। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सड़सठ नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा सी 5। ठीक है, 5 जूल। चलिए एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या करता है? बदलता है। देखिए वोल्टेज को इसको बदलना काम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत ये माइकल फैराडे ने दिया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफार्मर जो है ये अनोयोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है। यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। और ट्रांसफार्मर केवल प्रत्याधार जो अल्टरनेट धारा है उसके लिए केवल क्या होता है? ये यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो फ्रेंड्स ये आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए जो प्राकृतिक रबर होता है ये थर्मोप्लास्टिक है। और प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने से ये बल्कीकरण कहलाता है। और प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिला दिया जाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण एक लाह है, लाह। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और लाह को ठंडा करके उससे चूड़ी वगैरह भी बनाया जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक साधारण अस्थायी उत्तक है? तो फ्रेंड्स ये है मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा इसको बोलते हैं। देखिए पैरेनकाइमा जो पादपों के घाव भरने का कार्य करता है, पौधों के लिए ये घाव भरने का काम करता है। पैरेनकाइमा पौधे के कोमल भाग जैसे पत्ती, फूल, फल आदि में पाया जाता है। और अगर बात करें जाइलम, पौधे के जल संवहन रूप में उत्तक में काम करता है। और जाइलम खनिज जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तर पर भाषा के स्रोत को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक जो प्रोग्राम है उससे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कंपाइलर, इसको कंपाइलर बोला जाता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो फ्रेंड्स ये काला दिखाई देगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। और देखिए प्रकाश जिस रंग का परिवर्तन करता है उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। प्रकाशहीनता में दृष्टि में वस्तु यदि अन्य रंगों का अवशोषण कर लेता है तो इस कारण वस्तु काला दिखाई देता है। ठीक है,
और जब हम लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखते हैं तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है, तो हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। ठीक है। रंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग में आपको ध्यान रखना है लाल और हरा, और द्वितीयक रंग में आपको क्या रखना है याद, पीला, श्यान और मैजेंटा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। देखिए ये बना था फ्रेंड्स ईथर परिकल्पना के पतन पर, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डायोड। देखिए एक डायोड जो होता है केवल एक ही दिशा में चालन करता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथोड जो होती है किरणें अदृश्य होती हैं, तो सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है। और कैथोड किरणें की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, और एनोड किरणों की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो देखिए ये एडेनिन और गुआनिन है, एडेनिन और गुआनिन, जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डीएनए का जो अगर डबल हेलिक्स मॉडल का बात करें तो वाटसन और क्रिक द्वारा 1953 में, कब, 1953 में ये खोजा गया था फ्रेंड्स। किसके द्वारा, तो इनका आप नाम याद रखिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, इसी के उत्तर फैक्ट देखते हैं। जो डीएनए है वो द्विकुंडलित रचना होती है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के दो धागे होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक थाइमिन। ठीक है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये। और डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है, क्रम में एक्स का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड्स। मैथ्स का हम लोग अलग से सॉल्यूशन पूरा दे रहे हैं, थोड़ा सा भी समय लग रहा है लेकिन जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। चलिए 77 और क्वेश्चन देखते हैं, इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 78 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 का देखते हैं, 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 48%। 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। 82 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 लीटर। 83 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 0.5। 83 का हो जाएगा 0.5। 84 की बात करें तो ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। 85 का देखिए फ्रेंड्स, 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए 84 रुपये। 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी 30 मिनट। 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी 2। 88 का हो जाएगा बी 3। 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए 90 देखते हैं। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 93 देखिए, 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी 6 सेकेंड। 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी 12:18:14:15। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97 का ऑप्शन बी 6। 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 99 का ऑप्शन बी। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन सी 308। चलिए 101 का देखते हैं, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं, 102 का हो जाएगा सी गन्ना और दूध। 103 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी मकड़ी। 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। 105 का हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलवार। 106 का ऑप्शन हो जाएगा बी यौवन। 106 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, सॉरी 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई। चलिए 110 देखते हैं, 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। 112 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए 7:30।
चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए 114 देखते हैं। 114 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 115 का भी ऑप्शन हो जाएगा सी। 116 का ऑप्शन नंबर बी। 117 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम। 118 का बात करें तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 119 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 120 देखते हैं। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। 121 का ऑप्शन सी। 122 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 123 का ऑप्शन सी। चलिए 124 देखते हैं। 124 का ऑप्शन नंबर डी 2 या डा। 125 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 126 का ऑप्शन नंबर बी। 127 का ऑप्शन नंबर डी भाई। 128 का ऑप्शन नंबर डी सी। 129 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञान। चलिए 130 नंबर देखते हैं। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 131 का ऑप्शन बी 12वां। 132 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए। 133 का ऑप्शन सी 1978। 134 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए वजन। चलिए 135 हो गया। 136 देखते हैं। 134 हो गया। 135 का देखिए फ्रेंड्स। 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगलवार। 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई एफ भी। 137 का ऑप्शन नंबर डी नेबर। 138 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 139 का देख लीजिए। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 140 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 141 का ऑप्शन सी 10:10। 142 देखिए। 142 का ऑप्शन नंबर ए। 143 का ऑप्शन नंबर डी। 144 देखते हैं। 144 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 145 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 147 देखिए। 147 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। 148 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 149 बीसी पे आधारित है तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। और 150 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 150 क्वेश्चन इसके ख़त्म हो गए। ये सेट नंबर 9 था। तो बाकी रहा मैथ और रीजनिंग, तो इसका डिटेल वीडियो बन रहा है, तो वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही जल्द। तो आप लोग बने रहें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें बिल्कुल करें। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज नंबर 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद।